डाउट है क्या? चलिए वही है 73 पढ़ो। देखो क्या दिया है, रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स वन रोटेशन 10 सेकेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, पर्सन ऑफ द मास 50 kg स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल। अगर वही पर्सन जो है मूव्स 2 मीटर फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से कितना मूव करे, 2 मीटर अगर वो मूव करे तो हमें बताना है इसके अंदर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग टेबल इन रेडियन पर सेकंड विल बी। देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ खड़ा है देखो सेंटर पे, फिर ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्क क्या कर रहा है हमारे, रोटेट कर रहा है। और रोटेट करते टाइम पे ये कितने ओमेगा से घूम रहा है, ये रहा ओमेगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये इनिशियल पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है ये, इनिशियल। उसके बाद में ये बंदा जो है, ये रोटेशन अभी भी चालू है, ये बंदा यहाँ से कितनी जगह पे आ जाता है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे। कहाँ आ गया है ये, 2 मीटर की। क्लियर, जब ये 2 मीटर पे है तो कितना ओमेगा होगा, डेट बी अप टू पाई। यहाँ तक क्लैरिटी आई है। अब आप मुझे बताओ कि जैसे एक प्लेन के ऊपर एक बंदा चल रहा था, वहाँ पर प्लेन कौन से डायरेक्शन में घूम रही थी, भाई लीनियर मोशन में थी, तो आप क्या लगाते थे उस टाइम पे, COL। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, यहाँ क्या लगाएंगे, अभी भी घूम तो प्लेन, बंदा प्लेन पे रहा है, तो यहाँ रोटेशन है इसलिए क्या हो जाएगा, COAM। क्या लेंगे यहाँ, यहाँ हम COAM यूज करेंगे। क्या होगा COAM में बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, I ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा। इधर अभी आएगा I ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा डैश। यस और नो, I ऑफ सिस्टम में क्या आएगा, डिस्क का MOI प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन कितना होगा बताओ, इसमें 0। क्यों होगा 0, क्योंकि सेंटर पे बैठा हुआ है ना, इनटू ओमेगा। इधर भी आई ऑफ डिस्क तो वही रहने वाला है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन कितना होगा, मास कितना है मैन का, 50 kg। मास ऑफ मैन इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश। चलिए आई ऑफ डिस्क कितना दिया है, आई ऑफ डिस्क कितना दिया है, 100। ओमेगा कितना दिया है, इनिशियल ओमेगा बोला ना, टेबल रोटेटिंग कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 सेकेंड। तो इनिशियल में ओमेगा कितना दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, 10 रोटेशन इन 1 सेकेंड। तो 10 रोटेशन पर सेकेंड दिया हुआ है, यस और नो, ये किसमें दिया हुआ है, 1 रोटेशन फॉर 1 रोटेशन 10 सेकंड, 1 रोटेशन इन 10 सेकंड, बरोबर। तो ये कितना दिया हुआ है, 0.1 रोटेशन पर सेकंड। अब इसको हमारे को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। रोटेशन पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 पाई n, यस और नो। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटू 0.1, दैट इज 0.2 पाई रेडियन पर सेकेंड। हमेशा देखो रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस इज 0.2 पाई। और डिस्क कितना आएगा, 100 प्लस मैन का मास कितना, 2 मीटर घुमा है वो, और ये ओमेगा डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 तो ये आ जाएगा 20 पाई, इधर आएगा यहाँ 4 200। ये ओमेगा डैश इक्वल टू 20 पाई अपॉन
300। तो ये कितना आएगा भाई यहाँ पे 5/50, तो 2π/30। ठीक है, समझा के नहीं समझा, ये क्लियर हुआ? लिख दो फटाफट अवतार में। अच्छा क्वेश्चन, जल्दी लिखेंगे इस पर। चलिए, इसके बाद में अगला जो हमारा सम है 77। The speed of homogeneous solid sphere after the rolling down an inclined plane of the vertical right edge। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने फॉर्मूला ही बनाया हुआ है भाई, फॉर्मूला डिराइव तो करवाया था, v इक्वल टू √2gh1 + k² r²। उसमें आपको सिर्फ k² का वैल्यू रखना है। सॉलिड स्फीयर रहता है तो क्या रखते हैं 2π बस। चलिए, और कौन सा था? एक्सरसाइज 2 में कोई नहीं है, एक्सरसाइज 3 में आओ।
74 भी लिखा है आपने, कोई नहीं बोला। 74 अगर आता कैसे करना है, ये भी COAM पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ही करना है टेबल। अब एक्सरसाइज नंबर 3 पे 46 क्या दिया हुआ है देखिए 46 में, अब weightless rod is acted on by upward parallel force of 2 Newton and 4 Newton and A and B respectively. The total length of the rod AB equal to 3 meter. To keep the rod in equilibrium, a force of 6 Newton should act on the following manner. अब 46 ही कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ, तो अब इस केस में एक वेटलेस रॉड दिया हुआ है, हमें रॉड को इक्विलिब्रियम पे लाना है। अब फोर्स 6 न्यूटन हम कहाँ लगाए? अभी मुझे बताओ, क्या ये ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलर किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला किया है ना भाई। अगर ये 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का कहाँ लगाएंगे? तो आपको नेट टॉर्क जो है इक्विलिब्रियम पे क्या रखना है? 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट टॉर्क शुड बी 0। तो आपके सिस्टम का नेट टॉर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। रॉड का कोई मास नहीं है। उन्होंने बोला है यूज पैरेलल फोर्सेस 2 न्यूटन और 3 न्यूटन एट दी एंड, मतलब ये रहा रॉड, आपने 2 न्यूटन इधर लगाया, 4 न्यूटन इधर लगाया, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट। अब ये बैलेंस करना है तो 6 न्यूटन के लगाएंगे बीच में। क्लियर? 3 मीटर सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना? सेम डायरेक्शन में होंगे तो नीचे लगेगा, मतलब हाँ ऑपोजिट। बोला है ना अपवर्ड पैरेलल फोर्स, इंग्लिश पढ़ बेटा, अपवर्ड पैरेलल फोर्स, दोनों अपवर्ड है और पैरेलल है, तो दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन आएगा डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट। वो चल रहा है 6 4 7 x स्क्वायर। बताओ 4 न्यूटन पर चल रहा है, हम यहाँ कोई समझा रहे हैं। 4 into 3। हाँ बीच में यहाँ पे है ना डिस्कशन, डिबेट रूम नहीं बनाया, इंग्लिश आने की है पहले। अपवर्ड मतलब ऊपर, पैरेलल मतलब ये A और B पे लग रहे हैं, ये है क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब 6 न्यूटन, अगर तुझे इसको बैलेंस करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 2 + 4 6। तो बैलेंस करने के लिए आप किधर लगाओगे फोर्स? ऊपर लगाओगे या नीचे लगाओगे? नीचे। तो 6 न्यूटन नीचे लगेगा। अब कहाँ लग रहा है वो हमें समझना है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस x है और ये 3 मीटर का रॉड है, तो ये रहा 3 मीटर। क्लियर? तो अगर आप A पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हो तो नेट टॉर्क अबाउट A पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 into 0। अब ये इसको घुमाए इधर की तरफ, कौन सा सेंस आया? क्लॉकवाइज होता है तो टॉर्क 6 into x। इसका टॉर्क कितना आएगा? 4 न्यूटन का एक की तरफ, तो पॉजिटिव 4 into 3 इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया? 2 मीटर। x इक्वल टू कितना आया? 2 मीटर। तो अभी ये चीज हमें समझ में आ गया है कि अगर ये डाउनवर्ड में लगाएंगे तो
और डाउनवर्ड में ये रहा वो पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, तो AC शुड बी 2 मीटर और DB शुड बी 1 मीटर। तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने पॉइंट D बोला है तो उन्होंने D बोल दिया, तो DD शुड बी 1 मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 यार। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ये हो गया 46। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है 47। ये टॉपलिंग का क्वेश्चन है 47 वाला। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए क्या दिया है 47 के अंदर, एक क्यूब दिया हुआ है, ये दिख रहा है हमारे को। ए साइड का क्यूब है, फोर्स हमने लगाया है कितने डिस्टेंस पे 3a/4 पे एक फोर्स लग रहा है, और उन्होंने बोला है कि इस F का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि वो जस्ट टिल्ट होना स्टार्ट करे। क्या बोला है उन्होंने? मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की टिल्ट जो है वो होना स्टार्ट करे। टिल्ट स्टार्ट कर रहा है मतलब टिल्ट होना स्टार्ट कर रहा है मतलब कौन सी कंडीशन? जस्ट टॉपल कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई? जस्ट टॉपल कंडीशन। अब जस्ट टॉपल कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है बताओ? मैंने 2-3 नोट पॉइंट लिखवाए थे। जस्ट टॉपल में क्या होगा बताओ? एक तो नेट टॉर्क हमारे को लेना है अबाउट द टॉपलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाती है? एक्सट्रीम। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। अरे हाँ यार, तो कर दीजिए नॉर्मल रिएक्शन को एक्सट्रीम राइट में शिफ्ट। ये रहा N रफ है तो यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये रहा वेट mg। कोई दिक्कत की बात? तो अभी आपका टॉपलिंग पॉइंट ये रहा, A पॉइंट इज द टॉपलिंग पॉइंट। यस तो टाउ अबाउट A पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। पहले फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3a/4। कौन सा सेंस? mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2। आप समझ में आ रही है? कौन सा सेंस आएगा? ये mg को एक तो पॉजिटिव इक्वल टू 0। यहाँ अब आप बोलोगे सर नॉर्मल का टॉर्क अबाउट A पॉइंट 0, फ्रिक्शन का टॉर्क A पॉइंट 0, क्योंकि दोनों उसी पॉइंट पे लग रहे हैं। तो यहाँ से हमें F का वैल्यू मिला, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 3/2 mg। क्या मिल रहा आंसर? 2/3। ठीक है, 47 क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं? 51 देखिए क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दिया है, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा भाई? एंगुलर हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? L²/2I। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? L/2 1/2 L ओमेगा। ये लिख सकता हूँ मैं? अरे हाँ, है ना, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अभी आपके पास में ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को अगर मैं चाहूँ तो L/I लिख सकता हूँ। L इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। पता है ना हम लोगों को? L इक्वल टू आई ओमेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने ओमेगा की जगह L²/I² लिखा है, आई से आई कैंसिल होकर बचा L²/2I। फिर अगर मैं चाहूँ तो I इंटू ओमेगा को L लिख सकता हूँ, तो एक ओमेगा बच जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 L इंटू ओमेगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है? इस क्वेश्चन में ये तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, चाहे तो ये लिख दिया करो कहीं पे भी। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि फ्रीक्वेंसी को कर रहे हैं हम डबल और काइनेटिक एनर्जी हो रही है हाँ। तो आपने फॉर्मूला लिखा काइनेटिक एनर्जी 1
इक्वल टू 1 और एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2L इंटू ओमेगा। तो ये रहा L1, ये रहा L2, ओमेगा 1 ओमेगा 2। काइनेटिक एनर्जी को कर दो हाफ, तो ये K है तो ये क्या हो गया? K/2। हाफ से हाफ कैंसल, L1 इंटू ये रहा ओमेगा 1, ये रहा L2, ये होगा 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, K से K कैंसल, 2 उधर गया तो यहाँ से मिल जाएगा L1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L2। तो L2 इज इक्वल टू L/4। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द रोलिंग मोशन। ठीक है, तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हिंट में दे देता हूँ। हमने 3 इक्वेशन बनाई थी रोलिंग मोशन के अंदर, कौन कौन सी? नेट टॉर्क और ACM इक्वल टू R अल्फा। इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? सर एक बार 54 रोलिंग का है, इसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर ठीक है अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि रोलिंग का क्वेश्चन क्यों नहीं करना है? ठीक है, पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। सीटी में ऐसा नहीं है। चलिए अभी फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। A thin string wrapped several times around the cylinder kept on a rough surface. Boy standing at a distance L from the cylinder draws string towards him as shown in the figure. अब देखिए यहाँ बड़ा एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो P पॉइंट को देखना है। गिरफ्त करूँ ये ये देखिए स्ट्रिंग जो है यहाँ से फ्री हो रही है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से देखो, यहाँ से वो इस तरह से खींच रहा है, तो स्ट्रिंग की स्पीड कौन सी होगी? ये पॉइंट की स्पीड। और अगर ये पॉइंट की स्पीड देख रहे हो और ये प्योर रोल कर रहा है तो ये ओमेगा से जा रहा है इधर, और ये रहा VCM, तो P पॉइंट की स्पीड क्या होगी? VCM प्लस R ओमेगा, बरोबर। VCM प्लस R ओमेगा होगी, बरोबर। अब उसके बाद ध्यान समझना है यहाँ पे, अब उसको यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? L डिस्टेंस। तो उस सेंटर को L डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? टाइम टेकन बाय सेंटर टू ट्रैवल L डिस्टेंस डिस्टेंस बाय सेंटर ऑफ क्या दिया ये? सेंटर ऑफ सिलेंडर, बरोबर। अब वो क्या होगा? टाइम T इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस L अपॉन स्पीड कितना है? यहाँ एक्सेलरेशन मेंशन नहीं है तो हम किसमें मानेंगे इसको? UCM में, बरोबर। L अपॉन VCM आ गया। VCM का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है क्या कुछ उन्होंने? यहाँ तक क्लियर हो गया है? उतने सेम टाइम में स्ट्रिंग ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जितना स्ट्रिंग ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उतना बंदे के हाथ में है। समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा है, अगर तुम्हें वहां से लेना है तो स्ट्रिंग को इस तरह से क्या कर रहे हो? अपने हाथ में ले रहे हो। वही बोला है कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ उसके हाथ में है, तो वो ऊपर से ये स्ट्रिंग आ रही है, नीचे से सेंटर मूव कर रहा है। जब सेंटर इसके पास पहुंच जाएगा तो ये स्ट्रिंग, ये पूरा का पूरा सिलेंडर भी इसके पास आ गया, और उस मोमेंट पे स्ट्रिंग हाथ में कितनी है वो हमें बताना है। क्लियर? तो अब हमारे पास स्ट्रिंग की ये जो स्ट्रिंग जिस वेलोसिटी से बढ़ रही है आगे, उसकी स्पीड है VCM प्लस R ओमेगा, और उसने कितना टाइम लगा, कितने टाइम तक ये स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं, स्ट्रिंग को लेकर आ रहे हैं, तो स्ट्रिंग को हम T टाइम तक लेके आ रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग ये बोल दूं मैं, चलेगा? तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू P पॉइंट का स्पीड इनटू टाइम T, और P पॉइंट का स्पीड क्या है? ये VCM और R ओमेगा प्योर रोलिंग में सेम होता है, तो VCM इक्वल टू R ओमेगा किसमें? इन प्योर रोलिंग। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये आ जाएगा 2 इंटू VCM इंटू टाइम, टाइम को लिख देते हैं L इंटू
BCM कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? समझा कि नहीं समझे? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो कि क्या दिया हुआ है। पढ़ो एक बार, लिखो अच्छे से। ये वाला लिख दिया कि साढ़े चाहिए, वो वाला था, वो फोटो लिया था कि नहीं लिया? ये वाला लेकिन लिख दो नोट्स में, अच्छा ये भी लिख दो सारे के सारे फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो ये, और इसको लिख दो, लिखते टाइम थोड़ा विजुअलाइज करके लिखो, समझ के लिखो, मुंह बंद करके वो लिखना है। सर वो सब मैंने पहले कर दिया, मतलब आता है। हाँ तो भाई बस लिखते ही तेरे मुंह बंद करके लिख ले, जो लिखना है वो लिख, नहीं लिखना है सो जा, बोल मत। कुछ डाउट है तो मुझे पूछ, बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा मैं। इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो ये वाले में। स्ट्रिंग जो है, जब ये सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा होगा तब स्ट्रिंग कितनी खींच गई होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, वो हमें बताना है। तो उस केस में जैसे मैंने बोला कि जब ये खींच रहा है और ये प्योर रोलिंग में है, तो इस केस में यहाँ जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी स्ट्रिंग को मिलेगा। तो इस एंड के पास हमेशा वेलोसिटी होता है VCM प्लस R ओमेगा, और प्योर रोलिंग में दोनों सेम होता है, तो दिस बिकम 2 VCM। तो इसका मतलब सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T टाइम में VCM स्पीड से। तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक उसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2L, क्योंकि इसकी स्पीड डबल है।
नोट में लिखा है ना बेटा, ये 56 वाला याद करो कि एक हमारे पास रिंग थी, उसके टॉप एक हमारे पास शीट था, जो टॉप पे एक था फोर्स एफ लगा था। फिर हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था और बोला था कि फ्रिक्शन का यहाँ पे 0 आ रहा है, तो वो किसमें हो रहा है, रिंग में हो सकता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या, फ्रिक्शन 0 है फिर भी रोल कर रही है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, रिंग। तो मैंने वहाँ पे वो नोट बना के लिखा है, तो आंसर शुड बी रिंग। समझा? वो इसी क्वेश्चन के लिए नोट लिखा है हमने पूरा। फ्रिक्शन 56 वाला क्वेश्चन हमने एक याद होगा कि जब प्योर रोलिंग वाला पार्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक डिस्क के टॉप पॉइंट पे फोर्स एफ लगाया था। उससे मैंने वहाँ पे फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बनवाया था, डिराइव करवाया था, दैट इज mr स्क्वायर माइनस आई अपॉन mr स्क्वायर प्लस आई इनटू एफ, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। उस पर फिर हमने एक स्पेशल केस बना के लिख दिया था कि अगर हमारा आई का वैल्यू mr स्क्वायर है, मतलब रिंग वाला केस है, तो फ्रिक्शन 0 आ जाता है, और फ्रिक्शन 0 है फिर भी रोलिंग हो रही है। ये कंडीशन सिर्फ किसमें मिलेगी हमें, जी आप लोगों ने लिखा है, ये एफ है, ये लिखा है, लिखवाया था एक न्यूमेरिकल के अंदर। ये देखो F0 फॉर रिंग, स्पेशल केस स्पेशल मेंशन किया है मैंने, समझा? चलिए इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अब आइए एनवीटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप बार बार कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रोलिंग, और रोलिंग वाला हमारे सिलेबस में मेंस में अब नहीं है, लास्ट ईयर, तो अननेसेसरी उस पर अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि वो एडवांस में जरूर है, लेकिन एडवांस के लिए पहले मेंस क्लियर होना चाहिए। और अभी जो हमारे आकार और जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें सीईटी भी क्लियर नहीं करवा रहा है, ठीक है? तो एडवांस का बाद में सोचेंगे, पहले मेंस का सोच लेते हैं। हाँ, सीईटी में रोलिंग है, लेकिन उसके क्वेश्चन कौन से हैं जो अभी आप लोगों ने वो फॉर्मूला बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल देखे थे उस टाइम। चलिए अभी उसके बाद 8 के बाद में कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। रॉड दिया हुआ है, 2 पॉइंट मार्क दिए हैं, सी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालना है जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। आई थिंक उन्होंने ऊपर जितनी ग्रेविटी बनाई है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको 60-80 का मास है, मोमेंट 2 पार्टिकल सिस्टम हुआ, ये 2 पार्टिकल सिस्टम हुआ, रॉड को मास लेते और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आपको मैंने शॉर्टकट लिखवाया था, I इक्वल टू रिड्यूस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल का स्क्वायर। याद आ रहा है? 2 पार्टिकल सिस्टम, MOI का शॉर्टकट I इक्वल टू रिड्यूस मास इनटू दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। पॉइंट मास वाला पढ़ाया था हमने, 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है, अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर जो है 2 पार्टिकल सिस्टम वाला पढ़ा है। अब उसके अंदर
देखो ये शॉर्टकट लिख दो चलो। अगर मान लो हमें शॉर्टकट याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले उन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास तो फाइंड करना आता है हमें, बस सेंटर ऑफ मास से दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस निकालेंगे और वहां से वो काम खत्म हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो दोनों पार्टिकल्स का बीच का सेंटर ऑफ मास है। बीच का सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ मास इसका और इसका सेंटर ऑफ मास। अरे दो पार्टिकल का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पार्टिकल की कौन से अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकल रहे हैं? ये रहा M1, ये रहा M2। लिखो, एक शॉर्टकट लिख देते हैं, हम नोट्स में लिखना है। फाइंड MOI of two particle system। फाइंड MOI of, ये होता है, करते रहो तुम बीच में बात, फिर वो कुछ ऐसे एक आध पॉइंट जो एक आध शॉर्टकट रह जाते हैं। आधा ध्यान तो तुम्हारे को चुप कराने में रह जाता है। फाइंड MOI of two particle system। अगर दो पार्टिकल सिस्टम है उसका हमें क्या निकालना है? टू पार्टिकल सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इस केस में ये दो पार्टिकल सिस्टम दिख रहे हैं, उनके बीच का गैप कितना है? R। उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हुआ? x1, ये कितना हुआ? x2। ठीक है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, मान लीजिए आपको XCM निकालना है, एक काम करो, इसको आप अपना ओरिजिन बना दो। क्या बना दो इसको? अपना। वैसे तो हमने ये सीधा शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, x1 निकालना हो तो मैंने उधर बताया था आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। क्या फॉर्मूला है? M1 × R / M1 + M2। XCM निकालना है, अगर M1 को हमने 0 लिया तो क्या होगा? डेट इज M1 × 0 + M2 × R / M1 + M2। क्लियर? तो ये आपको x1 का वैल्यू क्लियर हो गया यहाँ पे। सिमिलरली आपको x2 निकालना है तो भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, या अगर आप सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लेते हो, कहाँ लेते हो? याद करो, उसमें आपने x1 का फॉर्मूला क्या बनाया था? x1 = M2R / M1 + M2। x2 = M1R / M1 + M2। ये याद आ रहा है कहाँ से? ये सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट में। और फिर आप यहाँ से क्या करोगे? I ऑफ सिस्टम निकाल दो, M1 × x1 का स्क्वायर, M2 × x2 का स्क्वायर। क्लियर? अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है I निकालना है, और पानी तीनों कुछ 1 2 3 क्या साथ के बाद चले जाते। I ऑफ सिस्टम अबाउट दी सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो यही कर बेटा, पानी पी, बीच में एक्सप्लेनेशन में ऐसे चालू करवाओ, फिर यही चल रहा है। I ऑफ सिस्टम अबाउट दी सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट इज इक्वल टू, शॉर्टकट है रिड्यूस मास। इसको जब आप यहाँ पे x1 का और x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो एक फॉर्मेट बनेगा, रिड्यूस मास इनटू r का स्क्वायर। रिड्यूस मास क्या होता है बताओ? क्या होता है रिड्यूस मास? M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू r। ठीक है, ये शॉर्टकट जो है ये हमें ध्यान रखना है।
ये कहाँ से आए, ये शॉर्टकट, ये क्लियर हुआ, एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अगर नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, दो पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका पहले क्या फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और वो डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी निकाली थी। टू पार्टिकल सिस्टम में फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस x1 है, सेकंड की x2 है। x1 होता है m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2, x1 x2 होता है m1 r अपॉन m1 प्लस m2। ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये भी याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास को अपन ने ओरिजिन बनाया, एक्सट्रीम क्या हो गया 0, m1 x1 प्लस m2 x2, तो ये इधर आके m1 x1 इक्वल टू m2 x2 हो जाता है। और दूसरा है r इक्वल टू r1 प्लस r2, दो इक्वेशन होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, वहां से ये दोनों वेरिएबल हमें मिलते हैं। फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पॉइंट मास है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ x1 x2 का वैल्यू पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। तो हमने इसको ही सीधा फॉर्मूले को शॉर्टकट बना दिया है। जब भी दो पार्टिकल सिस्टम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्या निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलिए एवरेज खत्म, पीवाईक्यू पे आइए। सर लास्ट में हम लोग ने मॉडल की पीवाईक्यू के लिए बराबर से बोल रहा भाई बोला है रोलिंग मोशन का है, तेरे को अभी क्या देना है, एडवांस देना है, तो पहले मेंस क्लियर कर ले। हाँ? अरे भाई जो आ रही है वो और ठीक है यार, कैसे बात करते हो ना कभी कभार की जो पीछे आगे जो चैप्टर आएंगे मेंस में, फिर उसमें मैं बताऊँ फटाफट। कभी कभार हमारी बात तो सुन लिया करो, जो आ रहे वो हो रहे, 100 में से 100 आ रहे बेटा हमारे फिजिक्स में। नेक्स्ट, अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करवाने का, अगर कोई टीचर ने बोला है ना देर से ज्यादा एक्सपीरियंस है बेटा आया तो भाई जो आ रहे वो तो हो ही है। और सिमिलर क्वेश्चन है इसका, मैंने ऑलरेडी आपको इधर बताया, 2 लेक्चर से हम ऑलरेडी रोलिंग को कर रहे हैं। और कितनी सेफ्टी रखे भाई, केमिस्ट्री में जो चैप्टर नहीं है उसको पढ़ा रहे क्या, मेरा तो ये टॉपिक बीच में आया है, मुझे तो हिसाब से कराना ही नहीं चाहिए रोलिंग मोशन, सिर्फ 15 मिनट में करा देना चाहिए था बस। ये मैंने आपको 2 लेक्चर से कराया, उसके बावजूद बीच में अलग अभी करो, ठीक है। मैं भी इसके बाद आज जो हो जाएंगे फिर वही डाउट होंगे, उसके बाद डाउट नहीं होंगे। तो आने वाले जो आगे टॉपिक है ना बेटा पीवाईक्यू में, तो फिर वो डाउट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आज जो डाउट होंगे वही डाउट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक चैप्टर को एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, और मैंने ये बोला है। तो आज अभी आपके पीवाईक्यू में डाउट है वो भी रहेंगे इसके चक्कर में। चलो 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास में, करो जो नहीं है पोर्शन में वो करो।
कभी कभार है ना बेटा, टीचर कभी कुछ बोले ना तो वो समझने का, अपना नहीं दिमाग लगाने का, और टाइम खुद का और पूरी क्लास का वेस्ट करते हैं। हम वो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और रोलिंग और मोशन दो लेक्चर तो आने ही नहीं वाला है, और जो सीईटी में जितना आता है उतना ऑलरेडी बता दिया, पर अभी नहीं, अभी इसके मन में रह जाएगा। नहीं मैं कर रहा हूँ, फिर अभी ये जाएगा फिर इधर उधर के, हमारे को सर ने क्वेश्चन ही नहीं कराया। नहीं तो बोलोगे तुमके साथ लोग, तुमको भी पता है, जिनको बता रहे हो ये सिलेबस में है या नहीं। तो मैंने ये भी एक बार अच्छे से बोला कि ये नहीं है, फिर वापस से दूसरी बार क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है? मुझे पता है, तुझे पता है। कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हुक, ये निकालना है। अभी 2 मिनट पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है कि अगर यहाँ पे ये लग रहा है फोर्स F, ये रहा सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सेलरेशन ACM हमें निकालना है। अब ये फोर्स किसके इक्वल होगा? मुझे मत टेस्ट किया कर बेटा, ये ध्यान रखना। इसके पास में आएगा एक्सेलरेशन ACM, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो स्प्रिंग का एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ, ये स्प्रिंग वही मास का एक्सेलरेशन होगा, बरोबर। तो यहाँ स्प्रिंग का कितना एक्सेलरेशन होगा? AP इक्वल टू ACM प्लस R अल्फा, क्लियर। यहाँ पर भी क्या आएगा? AP पॉइंट का ACM प्लस R अल्फा। क्या ये प्योर रोलिंग बॉड दिया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्योर रोलिंग बॉड दिया है, प्योर रोल होके वो जा रहा है ना, दिया है ना, टू अलाउ सफिशिएंट फ्रिक्शन टू अलाउ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या होता है? ACM इक्वल टू R अल्फा। कैन बी राइट इसको 2 ACM, तो दैट इज इक्वल टू 2 ACM, बरोबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दैट इज mg माइनस c इक्वल टू m इंटू AP, दैट इज m इंटू 2 इंटू ACM, mg माइनस c। सॉर्टेड है यहाँ तक, एक इक्वेशन ये बनी। अब एक इक्वेशन यहाँ से बनाओ, यहाँ पर भी ये क्या लग रहा होगा? टेंशन T लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से। अब ये टेंशन T जो है, और यहाँ लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की तरफ सफिशिएंट फ्रिक्शन बोला है ना उन्होंने, देखो फ्रिक्शन है रूप और सरफेस के बीच में, और रोलिंग चाहिए तो फ्रिक्शन की जरूरत। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन लग रहा है हमारे पास में। अब इस केस में वापस से 2 इक्वेशन बनेगी, कौन कौन से? देखिए, एक तो बनेगी T माइनस F इक्वल टू मास इंटू ACM, दोनों का मास अलग अलग ही है, इसका मास कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू ACM, क्लियर। और दूसरा ये तो बना कौन सा इक्वेशन? फोर्स इक्वेशन, ठीक है। ये F क्या आ गया तुम्हारे पास? फ्रिक्शन फोर्स। और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा अभी? एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करेंगे, AP वाला क्या? AP वाला ऊपर कहाँ कंसीडर करेंगे? तो ऊपर कहाँ लिखिए इक्वेशन, किसके अबाउट लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। थोड़ा बेटा पढ़ के भी तो आओगे, हवा में बातें करते रहते हो। तीनों इक्वेशन जो लिखवाया मैंने, क्या लिखा है? फोर्स का इक्वेशन किसके अबाउट लिखना है, टॉर्क किसके अबाउट लेना है, ठीक है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? I इंटू अल्फा। तो टॉर्क क्या होगा इसके अंदर? T इंटू R। कौन सा? ये इस सेंस में जाएगा, प्योर रोलिंग में ऐसे चाहिए हमें, बताया था ना मैंने। प्योर रोलिंग जब भी हो तो अल्फा की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तभी R अल्फा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पीछे आएगा, ACM आगे आएगा। तो T का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है टॉर्क हमारे पास में, तो ये अल्फा की डायरेक्शन में जो टॉर्क वो पॉजिटिव, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आ रहा है इसके डायरेक्शन में, अपोजिट सेम डायरेक्शन में आ रहा है, फ्रिक्शन भी रहा। ये देखो ये इधर की तरफ आएगा, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव F इंटू R इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल कितने हो रहे हैं? ACM, T, अल्फा और फ्रिक्शन फोर्स, तो 4 वेरिएबल हो गए। चौथा इक्वेशन कौन सा होगा? ACM इक्वल टू R अल्फा, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेशन 1, 2, 3 और ये 4, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। पर आई अगेन रिपीट नहीं समझा, तो समझा। ये क्या है ना, दिस वे स्टार्ट
जो हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो। हाँ देखो मैंने क्यों करवाया, क्योंकि अब रेड लास्ट टाइम पे आया उसमें बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, आपके टाइम पे शायद नहीं आने वाला रिड्यूस पार्टी। उसको उठाओ, वो बेचारा नया बच्चा सो ही रहा है। अब क्या अभी और कहाँ जाना है इसके बाद? इसके बाद कहाँ जाना है? याद होना जरूरी है। सो रहे हैं, आँख को बंद करके आराम से आज में सो के आएगा। अभी क्या बोला मैंने, फॉर्मूला में बट अभी ज्यादा उस पे ये समझ में आया? ठीक है, अभी अपन ने पूरा किया है, तुम्हारे दिमाग में तो रहना चाहिए। अब देखो ये क्लैरिटी आई है। जो फॉर्मूला बेस वाले हैं वो सीईटी में है, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। जो VCM का फॉर्मूला हमने निकाला था, ACM का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा था, फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग, रोटेशन अपॉन रोलिंग वाले जो 2 पॉइंट लिखे थे वो सब उसमें है। सिर्फ सीईटी में कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखो अभी जो नहीं आने चाहिए आइडियली है ना, वो कौन से, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। देखो आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो रोलिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, एक मिनट, रोलिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, हम काफी क्लियर रहेंगे। रोलिंग के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फोर्स का इक्वेशन लेना है, टॉर्क का इक्वेशन लेना है और ACM R। ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या ध्यान दिया, ये 3 क्वेश्चन तो हम हर बार बना रहे थे, है ना, इससे पहले हमने प्रूव किए, वहां पर भी बनाए। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों अच्छा क्वेश्चन बना कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये जो स्ट्रिंग निकल रही है वो किससे कनेक्टेड है, मास से। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि इस मास के पास में कितना एक्सेलरेशन आएगा, जितने से ये स्ट्रिंग के पास एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन मास के पास होगा। स्ट्रिंग इस हुक पे, इस रिंग पे कहाँ टच हो रही है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर वहां पर कोई स्लिप नहीं हो रही है स्ट्रिंग, इसका मतलब जितना इस हुक का एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस स्ट्रिंग का भी होगा। हुक के पास में कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हमें पता है भाई ये प्योर रोलिंग में है। प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है, ये रहा प्योर रोलिंग, ये उसका सेंटर ऑफ मास दैट इज ACM, दैट इज अल्फा। बॉटम पे ACM R अल्फा, अरे हाया ना, और टॉप पे ACM भी इस तरफ और R अल्फा भी। आप देखो